हेलो दोस्तों, मैं लॉलेश श्रीवास फिर से एक बार लॉलेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मॉडल पेपर 4 देखने वाले हैं अमीन पटवारी के लिए। ये जो मॉडल पेपर है पूरी तरीके से अमीन पटवारी की दृष्टि से पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड है दोस्तों, है ना। यदि सवाल बनता है तो इसी प्रकार के पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा। इतना तो मान लो भाई आप, ठीक है। तो आज का हम क्लास चालू करते हैं कुछ बेहतरीन चुनिंदा सवालों के साथ। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। देखेगा पहला सवाल भाई, ये बोला गया कि 234 फिर 234, उसी प्रकार 452 फिर 452, फिर इसी प्रकार 669 और 669 ऐसे संख्या निम्न में से किसी भाज्य है सही कथन चुनकर आपको क्या करना था भाई, बताना था। क्लियर है। हमने एक चीज नोट की है यहाँ पर कि कोई 3 अंक की संख्या जिसको दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाया गया है। इतना तो मान लो आप। चाहे मैं किसी भी डेटा को देखूं, मान लो मैंने कहा कि भाई 452 को 2 बार लिख दिया गया है 452 452 करके, मतलब ये टोटल कितने अंकों की संख्या बन गया है दोस्तों, तो आप कहोगे 6 अंकों की संख्या बन गया है। अब मैंने एक चीज कहा कि यदि यहां से कुछ कॉमन निकल सकते हैं पूरे पदों से, तो मैंने कहा ये 3 अंक का एक पद मान लेता हूं और शेष 3 अंक का फिर मैंने एक पद ले लिया। क्लियर है। अब मैंने एक चीज नोट किया, यदि मैं 452 को ही मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो आप देखोगे कि अंदर में बन जाएगा 1001, ये डेटा बच जाता है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि 452 किसी से कटेगा, इसका मतलब हर बार वो ऐसे कटेगा उसी अंक से, नहीं भाई। लेकिन एक चीज तो कह सकता हूं कि यदि मान लो कोई संख्या 1001 को काटता है, मतलब हर बार वो, है ना, कोई भी 3 अंकी की संख्या को जो दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनेगा उसको तो जरूर काटेगा भाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 के फैक्टर ढूंढ लेते हैं। तो 1000 के फैक्टर क्या होता है मैं बेसिक क्लास में बता दिया हूं। 1001 खुद होगा, उसके अतिरिक्त 13 होता है, उसके अतिरिक्त 11 होता है और उसके अतिरिक्त 7 होता है। ये हमारे पास 4 फैक्टर होते हैं दोस्तों, है ना भाई। ये 4 फैक्टर है जो 1001 के फैक्टर के रूप में हमको देखने को मिलता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि कोई भी 3 अंक की संख्या जिसको दोहराकर यदि मैं 6 अंकों की संख्या बना देता हूं तो वो बनी हुई संख्या जो होगा 100% आपके 1001 से कट जाएगा, 100% 13 से कट जाएगा, 11 से कटेगा और साथ में 7 से भी कट जाएगा। इतना तो हमको पता चल गया। क्लियर है। तो हमने देखे कि यहाँ पर बोला गया किससे भी भाज्य है सही कथन को चुनकर आपको क्या करना था, बताना था। तो मैंने कहा भाई 11 है वहां पर, है तो मतलब 11 से कट जाएगा। पहला जो वाला जे वाला कथन है दोस्तों एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर 13 भी हमारे पास है तो 13 से भी 100% क्या होगा, कट जाएगा। फिर 1001 से भी कट जाएगा भाई, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। फिर हमने देखे कि 3 से नहीं कटेगा, है ना। 3 से सवाल नहीं कटने वाला। इस टाइप के जितने भी डेटा है वो 3 से तो नहीं कटने वाला। तो हम कहेंगे हमारे ऊपर के जो तीनों कथन है जे, के और एल, ये सही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जे, के और एल, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही आपको सवाल देखने को मिलेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल, 24, 36 और 48 के संबंध में निम्न में सही कथन चुनकर आपको क्या करना है, बताना। ये हमारे पास 3 डेटा दिया गया है, 24, 36 और 48। चलो भाई, सबसे पहला दिया गया है, पहला कथन ये बोलता है कि ये कथन है कि एलसीएम 144 होगा, ये बोला गया है। तो मैंने एक चीज नोट किया कि एलसीएम क्या होता है भाई, तो एलसीएम उस संख्या को बोला जाता है जो दिए गए संख्याओं द्वारा विभाजित हो जाता है। या हमको ये भी पता है कि जब भी छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए बोला जाता है तब जाके हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। ये तो मान लो आप, यही आपसे पूछेगा बार बार, है ना भाई। तो मैंने कहा भाई मेरे पास है तो 24, एक है हमारे पास 36 और एक है हमारे पास 48। चाहूं तो मैं इसको एक लाइन में निकाल दूंगा, लेकिन चलो ठीक है भाई, आपको बेसिक से समझाना चाहता हूं मैं ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। ठीक है। अब मैं सबसे पहले छोटे अंक 2 से काटूंगा, 2 से भाग देंगे 24 को तो 12 बार जाएगा, 36 को देंगे तो 18 बार, 48 को देंगे तो 24 बार जाएगा भाई। ठीक है। उसके बाद फिर से सभी में 2 से जा रहा है तो 2 से ही भाग देते हैं। 2 छक्के 12, 2 9 18 और ये हो जाएगा 2 12 में 24। फिर 2 से जा रहा है क्या, 2 3 6, 9 में तो जाएगा नहीं तो 9 का ज्यों कहते हो, 2 से भाग देंगे 12 तो 6 बार तो जाएगा ही। फिर एक बार 2 से जा सकता है, तो मैंने कहा 3 में तो जाएगा नहीं, 9 में नहीं जाएगा, लेकिन 6 में जाएगा भाई। 3 दूनी 6। अब 3 से जाएगा एक बार, है ना, 3 से जा रहा है यहाँ पर, 3 एक कम 3, यहाँ पर 3 3 9 और ये 3 एक कम 3, लास्ट में एक बार हम 3 से देकर खत्म कर देते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब मैंने देखा कि इसके कितने फैक्टर आए, तो आप कहोगे 2 4 बार आया है। ठीक है भाई, 2 4 बार आया है और 3 आए हमारे पास 2 बार।
अब गुणा कर लेते हैं और क्या है, तो गुणा करेंगे तो हमने एक चीज देखे कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 का गुणा 3 के साथ कर दूंगा तो हो जाएगा कितना 144। क्लियर है भाई। तो जो एलसीएम आया वो कितना है दोस्तों 144। मतलब मैं कह सकता हूं कि जे वाला जो कथन होगा दोस्तों, ये मेरा क्या होगा यहाँ पर 100% सही तो होने वाला है। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं, जीसीडी 6 होगा। अब ये जीसीडी क्या होता है, तो जीसीडी मतलब एचसीएफ होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसी को हम एचसीएफ भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट है ना कॉमन डिवाइजर के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, जीसीडी बोले या एचसीएफ मतलब एक ही है। क्लियर है। तो यहाँ पर बोला गया कि जीसीडी 6 होना चाहिए बोला गया है। अब हम देख लेते हैं भाई जीसीडी 6 होता है कि नहीं होता है। तो अब हमको एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ कैसे निकालेंगे भाई, अब हम एचसीएफ में ये चीज देते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को काट दे। ऐसा बड़ा संख्या देखना है जो 24 को भी पूरा पूरा काट दे, 36 को भी काट दे, 48 को भी काट दे। तो आप एक चीज कहोगे मैं बड़े से बड़े संख्या लेना चाहता हूँ, 24, 36 और एक है भी हमारे पास 48। मुझे लगता है कि 12 का पहाड़ा में तो सभी आ रहा है क्योंकि मुझे 12 का पहाड़ा पता है। तो 12 से देता हूं तो आप कहोगे 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। अब एक चीज बताओ प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि ऐसा कोई संख्या है जो 2 को भी काट दे, 3 को भी और 4 को भी, तो आप कहोगे नहीं भाई, है ना। यदि कोई संख्या 2 से कटेगा तो 3 को नहीं काट पाएगा। क्लियर है। तो हम कहेंगे कि जो एचसीएफ होगा या जीसीडी होगा मेरे दोस्तों वो कितना होने वाला है 12 होने वाला है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि के वाला जो कथन था ये हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है भाई। ऐसे आपको क्या करना है, हर एक सवालों को अच्छे से डील करना है। क्लियर है। आगे बोलेंगे कि एलसीएम और जीसीडी का अंतर 132 है। एक चीज बताओ मुझे कि भाई मुझे एलसीएम मिल गया 144 और जीसीडी या एचसीएफ कितना मिल गया, तो आप कहोगे अब भी निकालो भाई 12 और 144 में 12 को कम कर देता हूं तो होता है भाई 132। मतलब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि एल कथन जो होगा ये सही नहीं होगा, है ना भाई। एल वाला जो कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये भी मेरा क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया। अब बच गया हमारे पास एलसीएम बड़ी संख्या का 3 गुना है। मैंने एक चीज यहां से पहले ही डेटा सेट कर दिया था कि एक चीज बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है 48 है भाई। और यहां पर मैंने कहा कि जो एलसीएम है इस 48 में 3 का गुणा करने पर ही कितना प्राप्त हुआ था, तो आप कहोगे 44, 144 प्राप्त हुआ था। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो एलसीएम है वो बड़ी संख्या का तिगुना है। मतलब एम वाला जो कथन होगा दोस्तों ये भी मेरा क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या देखे भाई, हमारे 3 कथन सही हो गए। एक तो जे सही हुआ, एल और एम, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है ना, जे एल यहाँ पर एल होना चाहिए था, जे एल और एम, क्योंकि के गलत हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों सुधार कर लेना भाई, है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, छपते टाइम यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक बोल सकते हैं। क्लियर है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एल जो होगा, जे एल और एम। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये यहाँ पर क्या होगा, मेरा एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला डाटा फिर, एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य का अनुपात दे रखा है 5, 4 और 1 के अनुपात में है। तो इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है ना, ये हमसे पूछ दिया गया है। कुछ हमारे पास यहाँ पर कथन दिया गया है और इन कथनों के आधार पर हमको सवालों को क्या करना है, बनाना है भाई। ठीक है। अब मैंने एक चीज कहा कि यदि मान लो 2 कंडीशन बनता है यार, है ना। यदि मान लो सिक्कों की संख्या दिया रहेगा तो यहाँ पर मूल्य का अनुपात दिया रहेगा। ठीक है। यदि यहाँ पर मूल्य देता है तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया रहेगा। ये चीज याद रखना है आपको, है ना। कोशिश क्या करना है, यदि सिक्का दिया है तो मूल्य को आप सिक्का में कन्वर्ट करोगे, जो भी यहाँ दिया रहेगा उसी में आपको कन्वर्ट करना है। जिंदगी में कभी आप भटकोगे नहीं, कभी इन सवालों को लिए आपको जरा टाइम नहीं लगेगा, है ना। कहते हो ना कि भाई 2 घंटा कम समय, अरे काहे का कम होगा, लोग तो 10-10, 20 मिनट में बनाकर निकल जाते हैं। इन सवालों को बड़ी बात नहीं है। क्लियर है। अब हमने देखे यहाँ पर ध्यान समझना, मुझे सिक्कों की संख्या दे रखा है, मतलब मैं चाहूंगा कि मूल्य को मैं सिक्कों में कन्वर्ट करूं, जो दिया रहेगा उसी में कन्वर्ट करते हैं। मैं अभी आपको बताया, एक्स नियम तो भूल कर मत लगाना यार, पहली चीज तो। क्लियर है। अब हमने देखे कि हमारे पास जो सिक्के हैं वो 1 रुपया का है। ठीक है। कुछ सिक्के हमारे पास 50 पैसे के हैं, 50 पैसे के हैं, और कुछ सिक्के हमारे पास ऐसे हैं जो 25 पैसे के भी हैं। ठीक है। 50 पैसे मतलब आप भाषा में 8 आना लिख सकते हो, जानते हो ना भाई, 8 आना चलाए होंगे। ठीक है। ये होता है हमारे पास 4 आना, 4 आना। ठीक है। और ये होता है हमारे पास 16 आना का 1 रुपया होता है। ये भी आपको पता होगा, पता रहना चाहिए, छोटे छोटे डेटा है, एग्जाम में कुछ भी बन जाता है। ठीक है। अब मैंने एक चीज कहा कि भाई इनके सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दे रखा है। मैंने कहा मूल्य, ध्यान समझना, और मूल्य का अनुपात दिया है क्या, तो मैंने कहा 1 रुपए के 5 है, 50 पैसा के कितना है भाई, 4 है,
और 25 पैसा के मैंने कहा 1 है। ये मूल्य है, तो मैं चाहूंगा इसको संख्या, सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट कर लूं। ध्यान देना, सिक्कों की संख्या में क्या कर लूं, कन्वर्ट कर लूं। ठीक है, अब एक चीज बताना, मान लो मैंने कहा मूल्य मतलब क्या है भाई, ये रुपए है। मान लो मेरे पास 5 रुपए है, 4 रुपए है और ये 1 रुपए है, यही कहने का मतलब है। अब एक चीज बताओ, मुझे सिक्कों की संख्या दिया है, तो मैंने कहा कि मान लो मेरे पास 1 रुपए के 5, एक रुपए वर्ग मूल्य वाले 5 रुपए है मेरे पास। अब आप एक चीज बताओ, मान लो मुझे आप 5 रुपए देना चाहते हो और शर्त यह है कि आप 1-1 रुपए के सिक्का में दो, तो आप कितने सिक्के देना चाहोगे मुझे? तो आप कहोगे 5 रुपए देना है आपको, तो मैं 1-1 रुपए के 5 सिक्का तो देना पड़ेगा, तब जाके आपको 5 रुपए मिल जाएगा। क्लियर है भाई, मानते हो इस चीज को? फिर मैंने कहा प्लस, ओके, चलो इसको अनुपात में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैंने कहा मान लो आप मुझे 4 रुपए देना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अब मुझे 8 आना के सिक्के चाहिए, है ना। आपको पता है कि 2 अठन्नी मिलकर 1 रुपए बनाता है, जानते हो भाई, 2 अठन्नी मिलकर 1 रुपए, या हम कह सकते हैं 2 50 पैसे मिलकर 100 पैसे बनता है, 100 पैसे मतलब 1 रुपया। तो आप एक चीज बताओ, 4 रुपए देने के लिए मुझे अठन्नी के कितने सिक्के दोगे? तो मैंने कहा कि 8 सिक्के तो दोगे, तो मैंने कहा इनकी संख्या 8 होनी चाहिए। अब मान लो मुझे 1 रुपए देना चाहते हो, लेकिन अब शर्त यह है कि आप चवन्नी में दे दो, है ना, किसमें दो, चवन्नी। तो 1 रुपए बनाने के लिए 4 चवन्नी का 1 रुपए बनता है, तो मुझे आप 4 सिक्के दोगे। मैंने एक चीज देखा कि मूल्य था, मूल्य को मैंने सिक्कों में कन्वर्ट कर दिया। सिक्कों की संख्या दिया गया है, तो मैं सभी सिक्कों के जो आपके पास संख्या को जोड़ देता हूं। 5 8 हो गया कितना, 13 13 4 17, और 17 का मान दिया गया है भाई 340। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो 5 का मान, फिर हम यहाँ पर 20 में 5 का गुणा करेंगे तो 20 पंचे 100, यहाँ पर 8 में 20 का गुणा करेंगे तो 20 अट्ठे 160 होता है, और 20 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 20 80 होता है। तो ये हमको उनके सिक्कों की संख्या मिल गया यहाँ पर, है ना। आपके पास 1 रुपए के 100 सिक्के हैं, 50 पैसे के 160 सिक्के हैं, और मैंने एक चीज देखा कि 25 पैसे के 80 सिक्के। याद रखना दोस्तों, ये डेटा हमेशा गणित में हर एक डेटा का सेटिंग रहता है ना। दुनिया में लोगों का सेटिंग रहे या ना रहे हमको इससे मतलब नहीं, लेकिन गणित बिना सेटिंग के नहीं बन सकता। खखल बखल कुछ भी तो नहीं देगा आपको, है ना। सामने वाले को पता है कि आप बना पाओ भाई, सवाल भी ऐसे सेटअप होता है। क्लियर है। और मैंने एक चीज कहा, पहला सा कथन जो है, पहले कथन की ओर बढ़ता हूं मैं। पहला कथन क्या बोलना चाहते हैं, देखो, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 100 है। मैंने अभी निकाला भाई कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 100 है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। जे वाला कथन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है। भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 160 है, 80 किसने बता दिया? तो मैं कहूंगा कि के वाला कथन क्या होगा, गलत। फिर मैंने देखा कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 80 है, यहां पर दे रखा है 160, तो मैं कहूंगा कि एल वाला कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब मैंने देखा कि कुल सिक्कों का मूल्य 200 रुपए है। यदि मान लो इन सभी सिक्कों का मूल्य के रूप में कन्वर्ट करूं तो क्या सही में 280 रुपए होता है, ये हमको चेक करना था। तो मैंने एक चीज कहा कि भाई ध्यान समझना, 100 सिक्के 1-1 रुपए वाले, 1 रुपए के मान लो 100 सिक्के हैं, तो टोटल प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे 100 रुपया, तो ऐसे हो गया। ठीक है। फिर मैंने कहा 50 पैसा के मान लो 160 सिक्के हैं, तो 160 का गुणा 50 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे भाई 80 रुपए हो जाएगा। और हम फिर करेंगे कि 25 पैसे के 80 सिक्के हैं, तो इसके प्राइस कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 20 रुपए हो जाएगा। भाई कितना हो जाएगा? 20 रुपए हो जाएगा ये। ठीक है। तो मैं सभी को जोड़ा, 100 80 180 180 और 20 को जोड़ने पर होता है 200। मतलब एम वाला जो कथन होगा दोस्तों एकदम करेक्ट होगा। एम वाला यहाँ पर जो कथन है ये मेरा एकदम फुल सबूत के साथ है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ पर 2 ही कथन मेरे सही हो पाया, एक तो जे और एम, है ना भाई। यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, जे और एम होना चाहिए, यहाँ पर के कर दिया गया। बहुत ज्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर। हाँ हो सकता है ठंड के कारण हो, ठंड भी तो बढ़ गया है ना, ठंड भी बहुत बढ़ गया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। फिर ये गजब के सवाल है, चुनिंदा सवाल है, ध्यान देना। निर्देश, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प को चुनना। अभी कथन क्या बोलना चाहते हैं, ध्यान समझना कि यह त्रिविमीय आकृति, ये जो आकृति दिखाई दे रहा है ये हमको पता है कि भाई ये बेलन है बेलन। ठीक है। ये हमारे पास शंकु है, और ये दिख रहा है भाई ये कहीं ना कहीं गोला है। ठीक है। ये क्या है, हमारे लिए गोला है। ठीक है। तो हमको पता है कि त्रिविमीय आकृति उन आकृतियों को बोला जाता है जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और खुद का क्या हो, ऊंचाई हो। उन आकृति को हम क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं। इन्हीं आकृति को 3D के नाम से जाने जाते हैं। जैसे आप फिल्म देखने जाते हो थिएटर में, तो 3D फिल्म देखना और एक 2D फिल्म देखना पड़ता है। 2D फिल्म के
प्राइस कम होता है, आप 3D में देखना चाहते हैं थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन 3D में आपको पोलेराइड के चश्मे पहना जाते हैं, जिससे आपको रियलिटी है ना, रियल महसूस होता है, ऐसा लगता है कि मैं ही वहां है ना फिल्म की जगह पर मैं खुद हूँ, ऐसा प्रतीत होता है ना भाई। तो ये होता है 3D वास्तविकता, मतलब लंबाई भी दिखेगा, चौड़ाई और साथ में ऊंचाई भी आपको देखने को मिलेगा। तो इन आकृतियों को क्या बोला जाता है? 3D बोला जाता है। 2D की बात करें तो 2D उन आकृतियों को बोला जाता है जिसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। जैसे मैंने बात किया किताब, एक किताब जो पूरा किताब होगा उसमें लंबाई होगा और चौड़ाई होगा और एक मोटाई भी देखने को मिलता है, तो ये 3D है। लेकिन उसी किताब के एक पेज की बात करूं तो उसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, लेकिन उसकी जो मोटाई है वो ना के बराबर होता है, इसलिए हम उसको 3D नहीं बोल सकते। तो एक पेज 2D है और पूरा बुक एक 3D है, याद रखना। क्लियर है? फिर तो हम कहेंगे कि ये जो कथन है दोस्तों एकदम करेक्ट है। आगे, यह एक 3D आकृति द्वारा घेरे स्थान की कुल मात्रा है ना भाई। अब ये मान लो मैं कोई भी 3D, जैसे मैंने बेलन रख दिया, तो बेलन द्वारा घेरे हुए कुल स्थान की इकाई वर्ग इकाई में मापी जाती है। किसने भी बता दिया भाई वर्ग में? हमको इतना पता है कि जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम वर्ग इकाई का सहारा लेते हैं। किसका? वर्ग इकाई का। लेकिन मान लो हमको आयतन निकालना रहता है, आयतन निकालना रहता तब हम किसका निकाल लेते हैं? घन इकाई का ज्ञात करते हैं। और हमको इतना भी पता है कि 2D का हमेशा क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है और 3D का हमेशा आयतन ज्ञात किया जाता है। तो मैं कहूंगा कि ये जो कारण है एकदम क्या है? गलत है। तो हमने देखे कि यहाँ पर केवल कथन सही है, कारण क्या है? गलत। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान समझना। ए एक काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो निम्न कथनों पर विचार करके आपको बताना है। यहां पर ए द्वारा, बी द्वारा और सी द्वारा किसी काम को, मतलब एक ही काम है, एक ही काम को अलग अलग दिनों में करते हैं, ये आपको बता दिया गया है। तो मैंने एक चीज नोट किया कि ए इस काम को 20 दिन में, बी जो है इसी काम को 30 दिन में और सी जो है इसी काम को 60 दिन में करते हैं। मैं टोटल वर्क ऑफ यूनिट ही ज्ञात कर लेता हूं। तो आप कहोगे 20, 30 और 60 का जो एलसीएम होगा ये 60 होगा। ये हमारे पास टोटल काम है 60 का। ध्यान देना। तो मैंने कहा कि एक एफिशिएंसी, मेन काम होता है एफिशिएंसी का, दक्षता ही डिपेंड करता है, डिसाइड करता है कि कोई व्यक्ति कितना ज्यादा कार्यकुशल है, कोई कितना कम कार्यकुशल है। तो मैंने कहा यदि मान लो ए जो है इस 60 काम को 20 दिन में करता है, मतलब हर दिन 3 काम करेगा भाई, है ना। 60 को 20 से भाग लगाएंगे तो आप कहोगे 20 तिया 60। क्लियर है? 30 से मान लो 60 को भाग लगाते हैं तो आप कहोगे 30 दूना होता है 60। और मान लो 60 को 60 से भाग लगाऊंगा तो आप कहोगे 60 एकम 60। मतलब ये जो यहाँ पर मिला 3, 2, 1, ये इनकी क्या है? एफिशिएंसी है, दक्षा। सबसे ज्यादा दक्षा, क्योंकि ए एक दिन में 3 काम कर लेता है ना। बी एक दिन में 2 काम कर लेता है और सी एक दिन में 1 काम कर लेता है। तो ये इनकी क्या है? दक्षता है। अब हम बात करेंगे ए और बी मिलकर पूरे काम को 12 दिन में करेंगे। भाई पूरा काम तो मेरे पास 60 का है ना, पूरा काम कितने का है? 60 का है। मुझे ए और बी को काम कराना है, कितने काम को? 60 काम को। हमको पता है कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। भाई दोनों मिलकर काम करेंगे तो 60 काम को 3 और 2 5 के हिसाब से करेंगे तो 12 दिन में कंप्लीट होगा। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं कि जे वाला कथन सही नहीं होगा। तो मैंने कहा कि पहला जो कथन होगा जे दोस्तों, ये मेरा क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है? आगे बी और सी मिलकर इस काम को 30 दिन में करते हैं बोला गया है। अब यदि मैं बात करूं बी प्लस सी की बात करूं तो बी और सी, भाई काम तो वही 60 है। बी एक दिन में, भाई बी एक दिन में कितना काम करता है? आप कहोगे 2 यूनिट। और सी एक दिन में कितना काम करता है? तो आप कहोगे 1 यूनिट। मैंने देखा 60 को यदि बी और सी काम करेंगे तो एक दिन में 3 के हिसाब से करेंगे। तो आप कहोगे एक दिन इस काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगना चाहिए? तो आप कहोगे 20 दिन लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिया कितना है? 30 दिन। तो मैं कह सकता हूँ कि के वाला जो कथन होगा दोस्तों, ये मेरा क्या होगा? गलत हो जाएगा। फिर तीनों मिलकर पूरे काम को 10 दिन में करेंगे बोला गया है। पूरे काम को तीनों मान लो मिलकर करना चाहे तो काम कितने दिन में होगा? 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा बोला गया है। तो मान लो मैं तीनों को कराना चाहता हूँ, ध्यान देना, मैं ए को भी कराना चाहता हूँ, बी को भी और साथ में सी को। काम तो आपके पास 60 ही है। यदि दक्षता की बात करूं तो ए हर दिन यहाँ पर 3 काम करता है, बी हर दिन यहाँ पर 2 काम करता है और सी जो है हर दिन 1 काम करता है। तो मैंने देखा 60 काम को 3 और 2 5, 5 और 1 6, 10, 60 को 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा भाई 10 दिन। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर कि वे जो एल वाला कथन होगा दोस्तों, ये भी मेरा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ए की दक्षता बी की 1.5 गुनी है बोला गया है।
ए की दक्षता जो है बी की 1.5 गुनी है। मतलब मैंने एक चीज कहा यहाँ पर, ए की जो दक्षता है वो बी की कितना है, 1.5 गुनी। कितना दिया गया है, 1.5 गुनी बोला गया है। मैं चाहता हूं कि ए बराबर 1.5 को मतलब क्या लिख सकता हूँ, बी गुणी 1.5 को लिख सकता हूँ मैं 3/2। बी का पक्षांतर कर दिया तो आप कहोगे ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। आपको पता है यहाँ पर कि बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट और ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2। ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एम वाला कथन जो होगा दोस्तों ये भी मेरा करेक्ट है। तो मैंने देखा कि जे, एल और एम, यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यार, है ना, ज्यादा ध्यान मत देना दोस्तों, है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। लगता है एक ही चीज को कॉपी पेस्ट हो गया है। ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर। निर्देश नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प को चुनकर बताना था। अब हमारे पास अभिकथन क्या है, अभिकथन यह है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में समान प्रतिशत वृद्धि हो तो लाभ या हानि प्रतिशत पहले जैसा ही रहता है कि नहीं रहता, ये पूछा बोला गया है। फिर प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमेशा 1/100 से गुणा किया जाता है। मैंने एक चीज कहा दोस्तों, याद रखना कि मान लो कोई संख्या है जिसमें सीपी दे रखा है, मान लो मेरे पास 100 रुपए का, और मान लो इसको मैंने 20% या 20 रुपए लाभ पर बेचना चाहता हूँ एसपी, तो मैंने कहा 120 पर बेचूंगा भाई। ध्यान समझना मेरी बातों को यहाँ पर, है ना। 100 रुपए खरीदी वाले सामान को मैं 120 रुपए पर बेचना चाहता हूँ, इतना याद रखना। तो भाई 100 रुपए के सामान को यदि मैं 120 रुपए में बेचूंगा तो आप कहोगे कि यहाँ पर डायरेक्ट मुझे 20 रुपए का लाभ हुआ है, क्योंकि 100 में खरीदा 120 में बेचा, मतलब लाभ कितने का हुआ, तो आप कहोगे लाभ 20 का। क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहोगे 100 है, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा करोगे तो आप कहोगे 100 से 100 कैंसिल, तो कितने परसेंट का लाभ होगा, तो मैं कहूंगा भाई इस सौदे में तो मैं इतना तो समझ गया कि 20% का लाभ होगा। फिर बोला गया मान लो क्रय मूल्य और आप विक्रय मूल्य में समान प्रतिशत में वृद्धि करते हो, है ना, समान प्रतिशत में मान लो वृद्धि करना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि दोनों जगह मैं 50-50% बढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ पर भी 50% बढ़ाना चाहता हूँ। तो भाई एक चीज बताओ, 100 को मैं 50% बढ़ाना चाहता हूँ तो हो जाएगा कितना, 150 हो जाएगा क्या। अब मैंने चाहता हूँ कि इस सामान को मैं 150 में खरीदूं, तो भाई एसपी को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो एसपी को यदि मैं 50% बढ़ाऊंगा तो आधा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 50% आधा होता है तो 100 का आधा 50, मैंने 100 में 50 बढ़ाया तो 150 हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो एक चीज बताओ, 120 का आधा कितना होता है, 60, 60 बढ़ाने पर ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 120 में 60 बढ़ाने पर 180 हो जाएगा। अब मैंने कहा कि बढ़ाने के बाद मेरे पास यहाँ पर लाभ कितने का हुआ, तो 150 में खरीदा 180 में बेचा, तो मैं 30 रुपए का लाभ तो कमाया। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहोगे 150, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से आप क्या करोगे, गुणा। तो मैंने कहा यहाँ पर कुछ कट रहा है भाई, कट रहा है क्या भाई, तो आप कहोगे 0 से 0 कट गया, 15 कम 15, 15 दूनी 30, और 10 और 2 का गुणा करने पर हो जाएगा 20%। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज याद रखना कि ज्यादा दिमागदार बनने की कोशिश नहीं करना है यहाँ पर। हमेशा की एक चीज याद रखना, मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ। मान लो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर पहले कोई लाभ या हानि हो रहा हो, और मान लो आप उसको समान प्रतिशत बढ़ाते हो, दोनों में चाहे क्रय हो या विक्रय, और समान प्रतिशत में मान लो घटाते हो, तो जो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होगा पहले के जैसा होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्योंकि भाई आप दोनों साइड बढ़ा रहे हो, क्रय मूल्य को भी उतने % बढ़ा दिए, विक्रय को भी बढ़ा दिए, तो कैसे लाभ प्रतिशत में चेंजेस आ सकता है। तो इन सवालों को तो हल करने की जरूरत ही नहीं है, इन सवालों को देखो और मार कर निकल जाओ भाई। मैं तो कहता कि भाई ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को यदि मैं समान बढ़ाता हूं तो पहले जैसा ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। पहले भी 20% का लाभ, अब बढ़ाने के बाद भी 20% का लाभ, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि कथन जो होगा दोस्तों एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमेशा 1/100 से गुणा किया जाता है। यदि मान लो कोई भी परसेंट डेटा है मेरे पास 20%, और 20% को मान लो मैं चाहता हूं किसमें बदल लूं, फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में या भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से गुणा किया जाता है, बोला गया है। गुणा करके देखते हैं भाई, तो आप कहोगे 20 पंचे 100 और ये 20 एक कम 20, 1 और 1 का गुणा होगा तो 1/5। हमको पता है कि 20% का जो भिन्नात्मक मान 1/5 होता है, मतलब ये जो कारण है एकदम करेक्ट है, कारण एकदम करेक्ट है। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप बताओ कि क्या सही में कारण जो है ऊपर वाले कथन की व्याख्या कर रहा, नहीं भाई, ऊपर वाले कथन का कहना ही अलग है। ऊपर वाला कथन ये बोलना चाहता है कि भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में यदि आप मान लो समान % में वृद्धि करते हो तो पहले वाले लाभ या हानि पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन ये दूसरा वाला क्या है, ये भिन्न में बदलने की बात कर रहा है, तो ये दोनों तो सही है,
लेकिन सही रूप से व्याख्या नहीं कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर क्या होगा, मेरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ऐसे आपको सवाल देखने को मिलेगा और ऐसे आपको सवालों को डील करना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कर्ण आपस में लंबवत होंगे बोला गया है। लंबवत समानांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में, सॉरी सम चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में, आयत में और वर्ग में। लंबवत मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर लंब होना, 90 डिग्री का कोण बनाना। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं दो चीजों को पहले समझाना चाहता हूं। एक मेरे पास आयत को, और फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा यहाँ पर आपको वर्ग को। ठीक है, अब आयत क्या होता है ध्यान समझना। तो आयत की यदि हम बात करें, आयत उस आकृति को बोला जाता है जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, ये आयत है। ठीक है, ध्यान समझना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो ये क्या होगा, हमारे लिए आयत होगा। और साथ में उसके आमने सामने के भुजा भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यदि मान लो ये लंबाई है तो सामने वाली भुजा भी लंबाई होगा, और ये चौड़ाई है तो सामने वाली उसकी भुजा भी क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। क्लियर है? यदि मैं बात करूं यहाँ पर किसके भाई, वर्ग की, तो वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सब के सब भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सब के सब भुजा आपस में बराबर होते हैं। चाहे आप आमने सामने भी बोल सकते हो। ये सब भुजा के माप ए का होगा और प्रत्येक कोण यहाँ पर भी 90 डिग्री का होता है। इस चीज को याद रखना। क्लियर है भाई? अब ध्यान समझने, यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा है। कई बार यहाँ पर सवाल बनता है, क्या प्रत्येक आयत वर्ग हो सकता है? तो प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता, क्योंकि वर्ग के डेफिनेशन क्या है, सभी भुजा बराबर होना चाहिए और 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पर आयत के संदर्भ में क्या है, दो भुजा आपके पास अलग अलग है, एक लंबाई अलग है, चौड़ाई। तो मैं आयत को वर्ग नहीं बोल सकता, लेकिन वर्ग को आयत बोल सकता हूँ, क्योंकि आयत का डेफिनेशन क्या है, आमने सामने की भुजा। भाई ये वाली ए है तो ये भी ए है, ए है तो ये भी है। अब ये तो नहीं बोला कि ये बराबर है ना। यहाँ पर बराबर वाली डेफिनेशन नहीं है, यहाँ पर केवल बात है वर्ग आयत बन सकता है कि नहीं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहाँ पर विकर्ण की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज याद रखना, मान लो इस पर एक विकर्ण डाल दिया जाए, कर्ण है इस प्रकार से, तो आप एक चीज बताओ, ये वाली भुजा की लंबाई कम और ये वाली भुजा की लंबाई ज्यादा। ध्यान समझना। अब भाई मान लो मैंने कहा तो इनके द्वारा बने हुए कोण अलग अलग होंगे। मानते हो भाई, बने हुए कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यदि यहाँ पर अल्फा डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ बीटा। एक जैसे कोण तो नहीं बनेगा। मानते हो भाई, ये अल्फा डिग्री का कोण और यहाँ पर बनेगा आपके पास बीटा डिग्री, क्योंकि इनकी भुजा अलग अलग है। तो भुजा के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बनेंगे, उनके सम्मुख कोण का मान बनेगा। लेकिन यदि मैं वर्ग की बात करूं तो वर्ग में आप कहोगे कि ये भुजा जितना है, ये वाला मतलब समद्वि बाहु त्रिभुज बन गया, है ना। समद्वि बाहु त्रिभुज बन गया, ये आपके पास 90 डिग्री का है। तो अब मैं 100% कह सकता हूं कि ये वाला 45 होगा भाई, और ये वाला कोण भी कितने का होगा, 45 का होगा। मानते हो? अब मान लो इसमें मैं दूसरा भी एक लंब डाल दूं, ध्यान समझना। दूसरा लंब मान लो इस प्रकार से मैं डाल देना चाहता हूँ, विकर्ण कर्ण डाल देना चाहता हूँ, तो आप कहोगे फिर ये वाला ट्राइंगल की बात करूं तो ये फिर बन गया वैसे। ये आपके पास 45 डिग्री का, तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये 45। इस साइड ये कितने का हो गया, 45। अब एक चीज बताओ, यदि मैं जिसकी बात करूं ये वाले ट्राइंगल की, ठीक है, बीच वाले ट्राइंगल की बात करना चाहता हूं, तो आप कहोगे कि यहां से यहां तक ये आपके पास इसके दो भुजा आपस में बराबर है ना। और 45 45 90 हो गए, तो ये शेष कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। मतलब मैं कह सकता हूं कि वर्ग के जो कर्ण होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। तो डायगोनल 1 परपेंडिकुलर होगा आपके पास डायगोनल 2 का, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। तो मैं कहूंगा एम तो एकदम क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन यदि मैं बात करूं मान लो इसके, तो ये दोनों कोण आपस में अलग अलग हैं। यदि मान लो एक और लाइन इस प्रकार से एक और कर्ण डाल दिया जाए, तो यहां पर आप देख पाओगे, एक और मान लो यहाँ पर विकर्ण डाल दिया जाए इस प्रकार से, तो ये मान लो आपके पास बीटा बनेगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अल्फा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो मैंने कहा ये अल्फा और बीटा अलग अलग कोण है, तो हम इस आधार पर डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये आपके पास डायगोनल 1 और डायगोनल 2 एक दूसरे के कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। इतना तो आपको याद रखना है, ये कभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो एल वाला गलत हो जाएगा। अब सवाल उठता है, एक है हमारे पास समांतर चतुर्भुज और एक सम। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, यदि किसी आयत को मान लो थोड़ा सा तिरछा बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, तिरछा। जैसे इस प्रकार से, ये थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, उनके भुजाओं को थोड़ा सा झुका दिया। तो झुकाने के बाद भी यहाँ पर क्या होगा, इनके अलग अलग, ये लंबाई है तो ये लंबाई, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई हो जाएगा। और इनके भुजा के माप अलग अलग होने से विकर्ण जो होंगे वो कभी भी डायगोनल 1 और डायगोनल 2 के परपेंडिकुलर नहीं बन सकते, है ना भाई। परपेंडिकुलर नहीं बन सकते, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
के वाला भी गलत होगा। अब हम आते हैं समचतुर्भुज या रोम्बस। रोम्बस की बात करने से पहले मैं एक चीज फिर बताना चाहता हूं, यदि मैं रोम्बस की बात करूं तो ये वर्ग का थोड़ा सा तिरछा हुआ रूप है इस प्रकार से। इसके सभी भुज आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है भाई, और कोण के 90 डिग्री नहीं होने से फर्क भी नहीं पड़ेगा, ध्यान समझना। मैंने कहा मान लो इसमें एक विकर्ण डाल दिया, तो विकर्ण डालूंगा तो ये मान लो थीटा डिग्री का कोण, तो ये भी थीटा डिग्री का कोण बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा भाई, बनाएगा। आप कहोगे क्योंकि ये सभी कोण एक जैसे बनेंगे, है ना। यदि एक और विकर्ण डाल दिया तो भाई ये दोनों विकर्ण की लंबाई अलग अलग है, मानता हूं मैं, है ना, दोनों विकर्णों की लंबाई अलग अलग है। लेकिन हम एक चीज तो नोट करेंगे कि यदि ये थीटा ये थीटा, तो भाई ये दो पार्टों में बांटेगा तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, दो इक्वल पार्ट। यदि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, और ये अल्फा है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। मानते हो आप इस चीज को। तो मैंने कहा कि यदि कोई दो कोणों की बात करूं, यदि मैं केवल सभी कोणों की बात करूं तो 2 बार अल्फा, 4 बार अल्फा है और 4 बार क्या है मेरे पास, तो आप कहोगे 4 बार अल्फा और 4 बार थीटा। मैंने कहा चलो आपको समझाने के लिए 4 बार अल्फा और 4 बार थीटा लिख दिया, और इसका मान टोटल 360 के बराबर। 4 से काट दूंगा भाई, तो 4 से काटोगे तो आप कहोगे 4 से कटेगा 4 9 36, तो आप कहोगे कि अल्फा प्लस थीटा का मान किसके बराबर हो गया, 90। मतलब मैं कह सकता हूं कि अल्फा और ये थीटा का मान 90 इन दोनों कोणों का, तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा, आप कहोगे 90 डिग्री। और 90 डिग्री होते ही मैं कह सकता हूं कि डायगोनल 1 जो होगा ये लंब होगा भाई डायगोनल 2 के ऊपर, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूं कि जे वाला कथन जो होगा दोस्तों ये भी मेरा करेक्ट होगा, और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आज के में करेक्ट नहीं है, इस चीज को भी याद रख लेना, है ना। जे और एम करेक्ट होगा। अब मैं क्या बता, ये है आपके में बी वाला है, ठीक है, जे और एम, ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको सवाल देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आज का लास्ट सवाल है। निर्देश, नीचे दिए गए कथन एस और कारण के लिए सही विकल्पों को चुनकर बताना था। अब हमारे पास पहला अभिकथन क्या है, ध्यान समझना। अभिकथन है दो छूटों, मान लो x% और y% के लिए समतुल्य छूट का सूत्र। भाई x प्लस वाई, यहाँ पर माइनस होना चाहिए क्या, है ना, और एक्स वाई का बटे 100। यदि 3 या अधिक छूट है तो पहले दो छूटों से समतुल्य छूट ज्ञात की जाती है, और फिर उस परिणाम को अगली छूट के साथ जोड़कर फिर से सूत्र का उपयोग किया जाता है। अब हमको पता है कि मान लो हम 2 या 2 से अधिक छूट देना चाहते हैं, ध्यान देना। यदि मान लो मैं एक छूट के बाद फिर दूसरा छूट देना चाहता हूं तो इसी को बोलते हैं क्रमिक छूट, और ये क्रमिक छूटों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकता है, आप जितना छूट दे दो ये होता है। तो मैंने कहा कि क्रमिक छूट का फार्मूला x प्लस वाई माइनस होता है आपके पास एक्स वाई भागित कितना होता है 100। ये हमारे पास दो छूटों के लिए है। अब दो छूटों के बाद जो रिजल्ट आएगा, एक छूट तो आएगा भाई, मैंने कहा डिस्काउंट डी आ गया, ठीक है। अब डिस्काउंट दिया गया तो मैंने क्या करूंगा फिर, तो मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट पर भी एक छूट देना चाहूंगा, तब मुझे तीसरा छूट मिलेगा। मतलब यही चीज यहाँ पर बोला गया है कि यदि अधिक छूटे हैं तो पहले दो छूटों से समतुल्य छूट ज्ञात करके, समतुल्य छूट मैंने डी प्राप्त किया, उसके बाद फिर उस परिणाम को अगली छूट के साथ जोड़कर फिर से सूत्र का मैं क्या कर दूंगा, इसी फार्मूला का प्रयोग कर दूंगा। इतने याद रखना। मान लो मैंने एक चीज कहा कि मेरे पास मान लो 3 छूट है, एक्स वाई और जेड, ध्यान देना मेरी बात को। मैंने कहा दो छूटों के लिए, इन दोनों छूटों के लिए फार्मूला लगा दिया मैंने, एक्स प्लस वाई भाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, तो मुझे एक छूट मिल गया जिसका नाम मैंने रख दिया डी, ठीक है। अब मैं तीसरा छूट भी देना चाहता हूं जेड, तो जेड के लिए हम कैसे करेंगे, तो डी में हम जेड को जोड़ेंगे माइनस, फिर हम क्या करेंगे डी और जेड का गुणा करके फिर 100 से भाग देंगे, तो जो अगला छूट मिलेगा वो हमारे पास तीनों डेटा का क्या होगा, छूट होगा। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि कथन में कोई गड़बड़ी नहीं है, एकदम करेक्ट है। फिर छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ये आपके पास कारण है। ऐसा कहीं कहां पर लिखा है भाई कि छूट हमेशा अंकित मूल्य वो प्राइस होता है मेरे प्यारे दोस्तों जो किसी बुक पर, या बुक पर कहता हूं कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है उसमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस के रूप में छपा होता है। अब आप उसमें छूट नहीं दे सकते, छूट भी देते बनेगा आपको, है ना, लेकिन हमेशा हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर एक शब्द आए हमेशा। हमेशा आप इसी पे छूट दो ऐसा नहीं है। अंकित मूल्य तो एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना, तो हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं। आप छूट कहीं पर भी दे सकते हो, विक्रय मूल्य पर कोई भी खरीद कर लाया हो उस पर छूट दे सकते हो भाई। मैंने मान लो 100 रुपए के सामान खरीदा और सामान बेचना ही है, तो मैं चाहूंगा उस सामान को कुछ छूट देकर निपटा दो, यही ना चाहोगे। आप मोबाइल खरीद कर लाते हो 10,000 के मोबाइल, अब भाई सामने वाले मान लो आपको पैसा की जरूरत है, नीड है, तो आप क्या करोगे, उस मोबाइल पर कुछ छूट देकर सामने वाले को बेचना चाहोगे। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ये 10,000 में जो मोबाइल खरीदा था ये मेरे अंकित मूल्य था, नहीं ना भाई, वो तो आपके लिए क्रय मूल्य था, लेकिन आपको जरूरत पड़ने पर आपने क्या कर दी, उसी क्रय मूल्य पर आपने छूट दी। मतलब मैं ये तो कह सकता हूं कि हमेशा
हमेशा ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, कभी कभी आप देते होंगे अलग बात है, लेकिन हमेशा है। इस कारण से कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा केवल कथन सही है और कारण जो होगा दोस्तों यहाँ पर मेरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। और ये रहा आज का कुछ चुनिंदा सवाल। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए और फुल एनर्जी के साथ। तब तक है ना कंटिन्यू क्लास को देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करें। क्लियर है दोस्तों, धन्यवाद।